चैप्टर्स 1105, 1106, 1107 चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1105 है ट्राइब की बड़ी लड़ाई 1/3 2 दिन बाद। आसमान साफ था, नीले आसमान में सफेद बादल द और सूरज तेज चमक रहा था। चारों तरफ दूर दूर तक बस मैदान ही मैदान द, नजर कहीं रुक नहीं रही थी। याओ ट्राइब के डूगू इमोर्टल्स हवा में तैर रहे थे। उन्होंने खुद को छुपाया नहीं था, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने थे। एक फीमेल गू इमोर्टल, याओजू, जिसका चेहरा गोल था, मुस्कुराते हुए बोली, आज मौसम कितना बढ़िया है, इसकी वजह से मेरा मूड भी अच्छा हो गया है। उसके पास याओ ट्राइब की दूसरी फीमेल गू इमोर्टल, याओ जीहा ने भी एक आह भरी, मौसम तो अच्छा है, हमारा मूड भी ठीक है, लेकिन ही ट्राइब के लिए इसका बिल्कुल उल्टा सीन है। उसकी ऊँग में जामुनी रोशनी चमक रही थी। वो नीचे खाली घास के मैदान को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। बादल के दूसरी तरफ दो मेल गू इमोर्टल्स बैठे थे। दोनों ही आधे उम्र के द, उनकी घनी दाढ़ी थी, उन्होंने कवच पहना हुआ था और उनकी बाहें खुली हुई थी, जो मसल से भरी हुई थी। दोनों ने ही जूते नहीं पहने थे और उनकी पैंट्स बहुत छोटी थी, घुटनों तक आ रही थी। फर्क बस इतना था कि एक की स्किन कोयले जैसी काली थी, जबकि दूसरे की गहरी पीली। ये एक और हुआंग जिन क्लैन के डू मेंबर्स की पहचान थी। ये मेंग ट्राइब थी। मेंग जी की स्किन गहरी पीली थी। उसने याओ ट्राइब की दोनों फीमेल इमोर्टल्स को घूरते हुए कहा, वो याओ जीहे है, उसकी ईल से जामुनी रोशनी निकलती है, ये याओ ट्राइब के सिग्नेचर किलर मूव पर्पल जेड आइज की वजह से है। इस ईगल की जोड़ी से वो ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस के आर पार देख सकती है। याओ ट्राइब को आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड के अंदर के हालत की पूरी खबर है। दूसरी तरफ मेंगसी ने ऊपर देखा और बोला, कोई बड़ी बात नहीं। अगर असली मुकाबला हुआ तो बात तो हमारे मुंह के ही करेंगे। ऐसा कहते हुए उसने अचानक अपना सर उठाया और पूरब की तरफ देखा। वहां पूरब में एकदम से रोशनी फूटी, सुनहरी रोशनी फैल गई और एक खूबसूरत महल उड़ता हुआ आया। गोंग ट्राइब आ गई। क्या बात है, वो लोग अपने ट्राइब का इमोर्टल गू हाउस गोल्डन डॉन हॉल भी ले आए हैं। गोंग ट्राइब पूरा मन बनाकर आए हैं। गोंग ट्राइब हमेशा से ऐसी ही है, वो दिखावे पे ज्यादा जोर देते हैं, उनकी टेंशन मत लो। राइचस पाथ के गू इमोर्टल्स आपस में बात कर रहे थे। उनका ज्यादा ध्यान आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड पर था। आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड है ट्राइब का हेडक्वार्टर्स था। ये एक पब्लिक ब्लेस्ड लैंड थी, जो एक छोटी सी जगह पर टिकी हुई थी। अगर एंट्रेंस ना खुले तो बाहर की दुनिया उस देख नहीं सकती थी, जब तक कि उनके पास याओजी है कि पर्पल जेड आइज जैसा कोई इमोर्टल किलर मूव ना हो। राइचस पाथ के गू इमोर्टल्स सब्र से इंतजार कर रहे थे। जितना उन्हें पता था, डेमोनिक पाथ के गू इमोर्टल्स पहले ही एक साथ मिलकर हमला कर चुके थे। जैसा कि पता चला, नॉर्दर्न प्लेन की इस अफरा तफरी के दौरान हुआंग दी नाम के एक रैंक 7 डेमोनिक पाथ एक्सपर्ट ने दखल दिया था। उसका कल्टिवेशन लेवल बहुत हाई था और यूज नॉर्दर्न प्लेन्स के एक लेजेंडरी इंसान अर्थ पाथ के महान एक्सपर्ट दी लाओ की सच्ची विरासत मिली थी। उसके पास ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने के तरीके थे। क्योंकि आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड एक पब्लिक ब्लेस्ड लैंड थी, इसे जोड़कर बनाया गया था और इसमें एक नॉर्मल ब्लेस्ड लैंड जैसी डिफेंस नहीं थी। डेमोनिक पाथ का गू इमोर्टल हुआंग सबसे पहले निकला, अपने साथ डेमोनिक कल्टिवेटर्स और अकेले इमोर्टल्स का एक झुंड लेकर हमला करने। किसी ना किसी पॉइंट पर आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड का गिरना तय था। इस तरह ये कमजोरियों से भर जाएगी, भले हाई एंट्रेंस ना खुले, राइचस पाथ के गू इमोर्टल्स आराम से अंदर जा सकेंगे। दोस्तों, मेन गोंगर, आप सबको ही ट्राइब पर एक साथ हमला करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूं। गोंग ट्राइब के इमोर्टल गू हाउस गोल्डन डॉन हॉल के बाहर सुनहरे कपड़ों में एक बूढ़े रैंक 7 गू इमोर्टल ने कहा। ये तो वही बूढ़ा गोंगर है, हमारी इंफॉर्मेशन सही थी, वो सच में आया है। ही, गोंग ट्राइब सबको लीड करना चाहती है। अगर हम उनके हॉल में घुसे तो वो हाई अलायंस का लीडर बनेगा। यह गोंग ट्राइब की आदत है। लेकिन गोंग ट्राइब अपना इमोर्टल गू हाउस यहां लाई है। हम राइचस पथ के लोगों में उनके पास सबसे ज्यादा पावर है। कौन इतना बेवकूफ होगा जो गोंग ट्राइब को लीड करने देगा? राइचस पाथ के गू इमोर्टल्स मन हाई मन हंसे, कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं। गोंग ट्राइब एक हुआंग जिन ट्राइब थी, एक सुपर फोर्स। उनके सुप्रीम एल्डर्स के सपने बड़े दी, वो चाहते थे कि गोंग ट्राइब राइचस पाथ की लीडर बने। लेकिन हुआंग जिन ट्राइब्स में से कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने वाला नहीं था। पहले याओ हुआंग और हेवनली लॉर्ड बाइजू ने मिलकर काम किया था, लेकिन ओल्ड एंसेस्टर जूहू से हार गए थे। आखिरी बचा हुआ राइचस पाथ का रैंक 8 गू इमोर्टल प्रिंस फंग जियान था, जो गोंग ट्राइब का मेंबर था।
गोंग ट्राइब ये खबर फैला रही थी कि सिर्फ प्रिंस फंग जियानहाई ओल्ड एंसेस्टर जू हू का मुकाबला कर सकता है, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ गई थी। गोंग इमॉर्टल गू हाउस के सामने खड़ा था। उसने सोचा था कि राइचस पाथ वाले उसका जोर शोर से स्वागत करेंगे, लेकिन काफी देर बाद भी कोई हिला तक नहीं, कोई जवाब या हामी तक नहीं आई। भले ही वो बूढ़ा और एक्सपीरियंस था, उसका चेहरा बिगड़े बिना न रह सका। बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल सीनियर गोंगरा को सलाम करते हैं। इस वक्त 3 गू इमॉर्टल उड़कर आए और गोंगरा के पास पहुंचे। इन तीनों में लीडर एक रैंक 7 गू इमॉर्टल था, जबकि बाकी 2 रैंक 6 गू इमॉर्टल्स थे। तीनों इमॉर्टल्स विनम्र, वो मुस्कुराए और उनसे गर्माजोशी झलक रही थी। गोंगरा का चेहरा शांत हुआ, उस लगा कि बाइजू ट्राइब के तीनों गू इमॉर्टल्स मिलनसार हैं और अब वो अपनी इज्जत बचा सकता था। उसने जल्दी से इन तीनों इमॉर्टल्स को गोल्डन डॉन हॉल में इनवाइट किया। ये देखकर राइचस पाथ के गू इमॉर्टल्स के चेहरों पर अजीब से भाव थे, क्योंकि बाइजू ट्राइब हुवैंग जिन ब्लड लाइन से नहीं थी, वो अभी अभी एक राइचस पाथ सुपर फोर्स बनी थी। ये मशहूर रैंक 8 गू इमॉर्टल हेवनली लॉर्ड बाइजू की वजह से हुआ था। हेवनली लॉर्ड बाइजू एक अकेले कल्टिवेटर थे, लेकिन इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के तबाह होने के बाद उन्हें अपनी खुद की सुपर फोर्स बनाने की उम्मीद दिखी। अभी के नॉर्दर्न प्लेन्स में राइचस पाथ की सुपर फोर्सेस ZYA डटार हुआंग जिन ट्राइब्स हाई थी। एक सुपर फोर्स बनने के लिए हेवनली लॉर्ड बाइजू ने याओ हुआंग से अपने रिश्ते मजबूत किए और ओल्ड एंसेस्टर जू हू से निपटने के लिए उनके साथ मिल गए। भले ही वो 2-1 के खिलाफ लड़ाई में हार गए थे, लेकिन हेवनली लॉर्ड बाइजू का मकसद पूरा हो गया था। उन्होंने याओ हुआंग की दोस्ती हासिल की और याओ ट्राइब की मान्यता भी। हेवनली लॉर्ड बाइजू अब अपने खून के वंशजों के साथ अपनी बाइजू ट्राइब बना सकते थे। बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स सब हेवनली लॉर्ड बाइजू के ग्रोटो हेवन में पाले पहुंच गए थे। भले ही वो गिनती में कम द अभी नॉर्दर्न प्लेन्स की इन अफरा तफरी वाली लड़ाइयों के दौरान हेवनली लॉर्ड बाइजू ने टीम को हिस्सा लेने के लिए भेजा था। बाइजू ट्राइब HMPH, ये बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स भी हेवनली लॉर्ड बाइजू की तरह ही चालक हैं। हमारे और गोंग ट्राइब के विचार अलग हैं, इसका फायदा बाइजू ट्राइब को मिल गया। राइचस पाथ के गू इमॉर्टल्स ZYA डटार हुआंग जिन ब्लड लाइन का हिस्सा द उन्होंने नॉर्दर्न प्लेन्स पर राज किया था। भले ही उनके बीच आपसी झगड़े थे, लेकिन वो बाइजू ट्राइब जैसे बाहर वालों के खिलाफ ज्यादा थे। अफसोस की बात है कि बाइजू ट्राइब को हेवनली लॉर्ड बाइजू प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। फिर भी हमारे पास उनसे निपटने के बहुत तरीके हैं। वो नॉर्दर्न प्लेन्स में एक सुपर फोर्स बनाना चाहते हैं। इतना आसान नहीं है। अचानक राइचस पाथ के गू इमॉर्टल्स इकट्ठे हुए और बाइजू ट्राइब से कैसे निपटना है इस पर चर्चा करने लगे। बूम! इमॉर्टल्स ने अभी बात शुरू ही की थी कि इससे पहले कि वो आगे बढ़ते, उन्हें एक जोर का धमाका सुनाई दिया। अनगिनत निगाहें नीचे की तरफ गई। उन्होंने देखा कि घास के मैदान पर स्पेस एक टूटे हुए शीशे की तरह बिखर गया। टूटे हुए टुकड़ों में एक विशाल दृश्य दिख रहा था। आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड के अंदर का नजारा सबके सामने आ गया। ए फ्लैट पर्पल जेड आइज जैसे किलर मूव्स की जरूरत नहीं थी, इमॉर्टल्स देख सकते थे कि क्या हो रहा है। सभी राइचस पाथ इमॉर्टल्स का ध्यान यूएस तरफ खींच गया। आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड के अंदर अफरा तफरी का माहौल था। बड़ी संख्या में डिमोनिक पाथ के गू इमॉर्टल्स हे ट्राइब के रिसोर्सेस और खजानों के लिए लड़ रहे थे। कुछ लूट रहे थे, कुछ जोश से लड़ रहे थे। क्रैक! बिजली हर तरफ चमक रही थी, जिससे पत्थर टूट कर उड़ रहे थे। कई गहरे गड्ढे बन गए थे जो जलकर काले हो चुके थे। डिवाइन लॉर्ड टियनडू चिंगा अरियोंग से ढाका हुआ था जब वो चिल्लाया, यहाँ की लैंटर्न ग्रास मेरी है, किसकी हिम्मत है मुझसे टक्कर लेने की? ओल्ड लू और दूसरों ने एक दूसरे को देखा। वो देख सकते थे कि उनकी निगाहों में काफी सतर्कता थी। डिवाइन लॉर्ड टियनडू को डू लाइटनिंग पाथ इमॉर्टल गू मिल गए हैं, उसकी बैटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है, हमें पीछे हट जाना चाहिए। सही कहा, ये जगह खजानों से भरी है, हमें उससे लड़ने की क्या जरूरत है? यह गू इमॉर्टल्स, बिना किसी एक्सेप्शन के, सब रैंक 6 बॉटम टीयर गू इमॉर्टल्स द उन्होंने जल्दी से इस मामले पर चर्चा की और निकल गए। दूसरी तरफ एक डेसोलेट बीस्ट आयन क्राउन ईगल कमजोरी से चिल्लाया, उसे एक सुअर ने कुचल दिया था। सुअर की पीठ पर एक डिमोनिक पथ गू इमॉर्टल था। वो हट्टा कट्टा था और उसने कवच पहना हुआ था। उसके हाथ में ब्रोंज के 2 हथौड़े थे। जब उसने घमंड से कहा, तू सिर्फ एक मामूली जानवर है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चुपके से हमला करने की? ये कहते हुए उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने पूरब की तरफ देखा। एक मोर उड़ता हुआ आ रहा था, उससे इमोर्टल ऑरा निकल रही थी। जब उसने साफ इंसानी भाषा में कहा, जुओ जहन। ओ
यह तो फेरी ही रूओ हैं। जुओ जहन का चेहरा बदल गया, वो मुस्कुराया और यूएस पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश की। पीकॉक फ्लाइंग इमॉर्टल ही रूओ, रैंक 6 ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल। अपने नीचे के डेसोलेट बीस्ट को मेरे वाले से बदलोगे? मैंने अभी अभी एक डेसोलेट बीस्ट शैडोलेस हॉर्स पकड़ा है, ही रूओ ने सुझाव दिया। जुओ जहन की ईंट ही चमक उठी, उसने जल्दी से सर हिलाया। जरूर, चलो बदल लेते हैं। वह फेरी की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए तैयार हूं, ही। एक और तरफ हवा भीड़ की तरह आपस में उलझ रही थी, इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। हवा के झोंके लगातार चल रहे थे। एक साया आसमान से नीचे उतरा, उसने उत्तेजित होकर कहा, सोचा ना था कि एक रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल, ग्रीन जेड विंड, यहां है। यह रैंक 7 गू इमॉर्टल एक्सपर्ट पी शुईहा था। ब्रदर पाई, यह इमॉर्टल मटेरियल मेरा है, कहीं और जाओ। एक और साया प्रकट हुआ, यह एक शिष्ट और शालीन व्यवहार वाला विद्वान था। पी शुईहा की पुतलियां सिकुड़ गई, उसने ठंडे से कहा, तो ये तुम हो, अनफेटेड स्कॉलर। अनफेटेड स्कॉलर शांति से मुस्कुराया, वो भी एक रैंक 7 एक्सपर्ट था, उसकी रेपुटेशन और काबिलियत पी शुईहा से कम नहीं थी। पिछली बार ताइक्यू में फैसला नहीं हो पाया था, चलो अभी लड़ते हैं। पी शुईहा ने खुद ही लड़ाई के लिए आगे बढ़कर कहा। अनफेटेड स्कॉलर की मुस्कान गायब हो गई। मैंने सुना है कि ब्रदर पी ने एक नया इमॉर्टल किलर मूव बनाया है, मुझे उस अच्छी तरह से देखने दो। हर तरह की घटनाएं हो रही थी, राइचस पाथ के गू इमॉर्टल्स उन्हें होते हुए देख रहे थे। डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल हुवांगडी की वजह से इन डिमोनिक बदमाशों को पहल मिल गई। चिंता की कोई बात नहीं, आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड का स्ट्रक्चर खास है, यह डेसोलेट बीस्ट आयन क्राउन ईगल्स को पालने के लिए मशहूर है। वहां जमीन कम है, लेकिन आसमान बहुत बड़ा और विशाल है। असली कीमती चीज वो गोल गेंद जैसे लकड़ी के बांस के घोंसले हैं। HMPH, बस एक भीड़ है। हे ट्राइब के गू इमॉर्टल्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, कोर रिसोर्सेस तो अभी तक मिले भी नहीं हैं, लेकिन ये लोग पहले ही आपस में लड़ने लगे हैं। राइचस पाथ के गू इमॉर्टल्स वार करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस वक्त एक साया बिजली की रफ्तार से नीचे आया, वो इतना तेज था कि एक पाल में वो आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड में घुस गया। कौन है वो? उसके पास स्वॉर्ड पाथ कल्टिवेशन है। यह नायनर ट्राइब का एक जूनियर है। मुझे लगता है उसका नाम नियनर पिंगजी है। राइचस पाथ के गू इमॉर्टल्स हैरानदा, यह आदमी छुपा हुआ था, उसने किसी भी दूसरे इमॉर्टल से बात नहीं की थी। कौन है? ब्लेसड लैंड में किंग शैनजी ने कुछ महसूस किया, उसने अपना सर उठाया और चिल्लाया। तलवार की रोशनी एक पाल में चमकी, एक नामुमकिन रफ्तार से। किंग शैनजी का सर धड़ से अलग हो गया। जिसने तुझे मारा है, उसका नाम है नियनर पिंगजी। तलवार की रोशनी चमकी और एक आवाज सुनाई दी। चैप्टर 1106 हे ट्राइब की बड़ी लड़ाई, 2/3। किंग शैनजी भले ही सिर्फ रैंक 6 कल्टिवेशन लेवल का था, लेकिन वो एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन से गुजर चुका था। फिर भी वो कोई विरोध नहीं कर पाया और नियनर पिंगजी ने यूज एक झटके में मार डाला। एकदम से अनराइचस पाथ गू इमॉर्टल्स के चेहरे बदल गए जो लड़ नहीं रहे थे। किंग शैनजी का सर जमीन पर गिरा, उसके शरीर से अलग बिना सर का शरीर खून उगल रहा था और लगातार तड़प रहा था। किंग शैनजी खुली इल्मों से मारा था। नायनर पिंगजी की तलवार की रोशनी आगे बढ़ती रही, एक शानदार ऑरा के साथ। अगला मरने वाला तू है, नायनर पिंगजी ने हल्के से कहा, उसकी साफ आवाज आसमान में गूंज गई। दूसरा बदकिस्मत शख्स भी एक डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल था, लेकिन नियनर पिंगजी पहले ही सामने आ चुका था, ऐसी हलचल छुप नहीं सकती थी। इसलिए अस डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल ने किंग शैनजी से बेहतर किया, वो कुछ देर पीछे हटने में कामयाब रहा, इससे पहले कि नियनर पिंगजी ने यूज पकड़ लिया और एक ही वार में मार डाला। राइचस पाथ के गू इमॉर्टल्स के चेहरे फिर से बदल गए। लियू ट्राइब के एक गू इमॉर्टल, लियू जुअन शन ने आसमान की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, नियनर फू, ये आदमी तुम्हारे नियनर ट्राइब का सबसे नया स्वॉर्ड चाइल्ड है? बम! धूल और कोहरा फट गया और अंदर से एक आवाज आई। ये एक रैंक 7 गू इमॉर्टल था, लेकिन दिखने में वो बहुत छोटा था, एक मोटे 5 या 6 साल के बच्चे जैसा लग रहा था। मोटा लड़का हंसा, उसने चुपके से इधर उधर देखा और एक मच्योर टोन में जवाब दिया, बिल्कुल। इस लड़के को स्वॉर्ड सैंड की सच्ची विरासत मिली है और मेरे फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने इसे 10 साल तक ट्राइब में रखा। इसलिए जब वो अब पहली बार बाहर आया है, तो वो इस हद तक जोश में है। लियू जुअन शेन और बाकियों के चेहरे हल्के से बदल गए, उन्होंने आपस में ट्रांसमिट किया, स्वॉर्ड सेंट नायनर, हम अभी उसके बारे में बात कर ही रहे थे। यह आदमी नियनर ट्राइब का एक रैंक 8 गू इमॉर्टल था।
वो इतिहास में ही फैन जैसा था जिसने नियन ट्राइब को नॉर्दर्न प्लेन्स के राइचस पाथ में सबसे आगे ला खड़ा किया। स्वॉर्ड सेंट नायनर एक प्रोडिजी था। उसने एक बार लाइट पाथ कल्टिवेट किया था, लेकिन सफलतापूर्वक स्वॉर्ड पाथ में स्विच कर लिया। उसके मरने के बाद उसने स्वॉर्ड सेंट की सच्ची विरासत छोड़ी, जिसका टेस्ट बहुत ही मुश्किल और जानलेवा है। उसके असली वारिस मिलना दुर्लभ है। कहा जाता है कि यह स्वॉर्ड सेंट की सच्ची विरासत 3 हिस्सों में बनती हुई है। पहले राउंड के बाद और स्वॉर्ड सेंट की सच्ची विरासत का पहला हिस्सा हासिल करने के बाद यूज स्वॉर्ड चाइल्ड के नाम से जाना जाता है। सोचा ना था कि 300 साल बाद नायनर ट्राइब में एक नया स्वॉर्ड चाइल्ड ट्रू इनहेरिटर पैदा हुआ है। राइचस पाथ के गू इमॉर्टल्स के मन में खतरा बढ़ गया। अगर इस आदमी को आगे बढ़ने दिया गया तो भविष्य में वो जरूर नॉर्दर्न प्लेन्स राइचस पाथ में एक अहम आदमी होगा। अगर वो प्रोग्रेस करके रैंक 7 बन गया, अगर उसने दूसरा राउंड पार कर लिया और सच्ची विरासत का दूसरा हिस्सा हासिल कर लिया, तो वो स्वॉर्डमास्टर ट्रू इनहेरिटर बन जाएगा। पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में कोई भी यूज नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। असल में सिर्फ रैंक 6 कल्टिवेशन वाला स्वॉर्ड चाइल्ड भी एक बड़ी ताकत था। सिर्फ थोड़े ही समय में उसने एक और डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल को मार डाला था। नायनर पिंगजी जोश से दहाड़ा। वो बेहद कॉन्फिडेंट था। वो तेजी से हिला, अपनी तलवार के साथ एक हो गया। सिर्फ तलवार की रोशनी ही इधर उधर घूमती दिख रही थी। उसका शरीर धुंधला सा था। तलवार की रोशनी ने दिशा बदली, सबसे नजदीकी डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल की तरफ। तलवार की रोशनी डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल के शरीर के आर पार हो गई, लेकिन उसने एक ठंडी मुस्कान दिखाई। जूनियर, सिर्फ इसलिए कि तुमने कुछ कमजोरों को मार दिया, तुम्हें मुझसे इतनी हिम्मत से चैलेंज करने का साहस मिल गया? ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन ने यह कहते हुए कहा जब उसके भयानक घावों से जामुनी धूल उठने लगा। जामुनी धूल फैल गया उसके शरीर को ठीक करते हुए, लेकिन नियन पिंगजी की तलवार की रोशनी बिखर गई, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। नायन पिंगजी का चेहरा आखिरकार दिख गया। उसकी तीखी भावें और साफ इन्हीं थी। वो एक सुंदर नौजवान लड़का था। ब्लैक। उसने अचानक अपना मुंह हाथ से ढक लिया, लेकिन वो अपने मुंह और नाक से बहते जामुनी जहरीले खून को रोक नहीं पाया। फिर से लेडो। नायन पिंगजी बुरी तरह से घायल था, लेकिन उसकी एनी जोश की आग से जल रही थी। तो मैं तुझे मारकर यहां खजाना ढूंढूंगा, ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। ही, आजकल के नौजवान सच में निडर और अनजान हैं। नायन फू ने एक नजर डाली और फिर अपनी निगाह हटा ली। उसके बाद उसका शरीर हवा में गायब हो गया और अगले हाईपैल किंग शानजी की लाश के पास प्रकट हो गया। नायन फू ने अपना मोटा छोटा हाथ बढ़ाया और किंग शानजी की लाश पर लहराया। तुरंत किंग शानजी का शरीर और सर एक अदृश्य शक्ति ने उठा लिया और वो नायन फू के इमॉर्टल एपर्चर में उठ गया। नौजवान इतने जोशीले होते हैं, उन्हें अपना लूट भी नहीं चाहिए। ये एक गू इमॉर्टल की लाश है, भले ही उसका इमॉर्टल गू नहीं मिल सकता, उसके सारे डाउ मार्क्स अभी भी यही हैं। ही, नायन फू ने अपना सर हिलाया। भले ही वो एक रैंक 7 गू इमॉर्टल सीनियर था, वो एक लालची आदमी था। जब नियन पिंगजी और ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन लड़ रहे थे, एक कठिन लड़ाई में उलझे थे, उसने मदद नहीं की बल्कि वो एस गू इमॉर्टल की लाश लड़ रहा था जिसे नियन पिंगजी ने पीछे छोड़ दिया था। मारो, मारो, ये मेरा है, कोई इसे मुझसे लेने की कोशिश ना करे। मैं मेंगजी यहां हूं, किसकी हिम्मत है मुझसे लड़ने की? सीन और भी अराजक होता जा रहा था, क्योंकि नियन पिंगजी के हमले के बाद दूसरे राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया और आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड में घुस गए। इस तरह हर तरह के झगड़े शुरू हो गए, हर तरह के रिसोर्सेस पर लड़ाइयां होने लगी। बाजों की चीखें लगातार सुनाई दे रही थी। एक डेसोलेट बीस्ट मोड़ ने अपना सर उठाया, उसकी इल्म में एक गहरा इंसानी एहसास, लालच का, दिख रहा था। ये आखिरकार पीकॉक फ्लाइंग इमॉर्टल ही रूओहाई थी। इतने सारे आयन क्राउन ईगल्स। हे ट्राइब का आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड सच में अपने नाम के लायक है। हीरो ने सोचा, अगर मैं इन सारे डेसोलेट बीस्ट्स को अपना गुलाम बना सकूं। आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड में जमीन पर जगह कम थी और आसमान में बहुत ज्यादा। जमीन पर रिसोर्सेज आसमान वालों से बहुत कम कीमती थे। हे ट्राइब के गू इमॉर्टल्स सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने सारे आयन क्राउन ईगल्स को तैयार कर दिया था, जिससे आसमान बैंड हो गया था। बड़ी संख्या में डेसोलेट बीस्ट आयन क्राउन ईगल्स आसमान में उड़ रहे थे। जो भी घुसपैठ करता, उन पर जबरदस्त हमला किया जाता। इस वजह से ZYA डेटार डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स ने जमीन पर एक्शन लेने का फैसला किया। वो पहले जमीन के रिसोर्सेज हासिल करना चाहते थे। जो हाथ में है वही अपना है। हीरोओं के लिए
आयन क्राउन ईगल्स में बहुत आकर्षण था, क्योंकि उसके कल्टिवेशन प्लान में उसका अगला ट्रांसफॉर्मेशन आयन क्राउन ईगल ट्रांसफॉर्मेशन हाई था। डेसोलेट बीस्ट मोर आसमान में उड़ रहा था, वो तेज था। एक पाल में हीरुओ ने कई आयन क्राउन ईगल्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हीरुओ अंदर से सतर्क थी, वो जल्दी से अन आयन क्राउन ईगल्स से पीछे हट गई जिन्हें उसने लुभाया था। वो अकेली थी, वो इतने सारे डेसोलेट बीस्ट आयन क्राउन ईगल्स से नहीं लड़ सकती थी। उसने एक को अलग करके अकेले लड़ने का प्लान बनाया, धीरे धीरे उस पकड़ने का। यह अफिनिटी वुड है। मुरोंग किंगसी नीचे उतरी, तालाब में उग रहे बिना जात के पेट को देखते हुए उसकी आंख तेजी से चमकी। फेरी मुरोंग, आपकी नजर बहुत तेज है। वही है, एक अकेले कल्टिवेटर गु इमॉर्टल ने जवाब दिया। उसका नाम ये लियांग था, जिसे क्लाउड जेंटलमैन के नाम से जाना जाता था। वो मुरोंग किंगसी से पहले पहुंचा था। वो यहां अफिनिटी वुड इकट्ठा करने पर ध्यान दे रहा था। मुरोंग किंगसी ने देखा कि क्लाउड जेंटलमैन यून लियांग एक्शन ले रहा है। उसने उस रोका नहीं, वो बस शांति से देखती रही। उसने धैर्य से इंतजार किया जब तक कि लियांग सारे अफिनिटी वुड को रखने में सफल नहीं हो गया। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने फेरी को इंतजार कराया, क्लाउड जेंटलमैन यून लियांग ने एक विनम्र और गर्माजोशी भरे अंदाज में कहा। मुरोंग किंगसी मुस्कुराए, सच कहूं तो यह अफिनिटी वुड सिर्फ एक रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। मैं सोच रही थी कि क्या हम स्पा कर सकते हैं और क्लाउड जेंटलमैन मुस्कुराया। मुरोंग किंगसी के बात पूरी करने से पहले उसने कहा, अफिनिटी वुड बहुत नाजुक होता है, इसके कलेक्शन प्रोसेस में कोई अड़चन नहीं आ सकती। फेरी, अगर आपके धैर्य के लिए नहीं होता तो मैं इसे कैसे हासिल कर पाता? हम स्पर कर सकते हैं, अगर आप जीत गई तो मैं सारा अफिनिटी वुड आपको दे दूंगा। मुरोंग किंगसी ने अपना सर हिलाया, सबकी जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ आधा चाहिए। फेरी, प्लीज। जेंटलमैन, प्लीज। दोनों ने अपनी असली ताकत इस्तेमाल किए बिना लड़ाई की। जीतने वाले का फैसला नहीं हुआ। क्लाउड जेंटलमैन यून लियांग ने आधा अफिनिटी वुड मुरोंग किंगसी को दे दिया। दोनों संतुष्टि के साथ वहां से चले गए। राइचस पाथ के ZYA डेटारगु इमॉर्टल्स बहुत संयम और शिष्टाचार से पेश आते थे। नायनर ट्राइब के नायनर पिंगजी और नायनर फू राइचस पाथ में एक्सेप्शंस थे। भले हाई राइचस पाथ नॉर्दर्न प्लेन्स के गु इमॉर्टल वर्ल्ड में फल फूल रहा था, डेमोनिक पाथ और अकेले इमॉर्टल्स को दबा रहा था। जो राइचस पाथ गु इमॉर्टल्स अभी आए द वो डेमोनिक पाथ और अकेले इमॉर्टल्स की संख्या का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसका कारण था, बाकी हुवांग जिन ट्राइब्स के पास अपने खुद के इलाके और रिसोर्सेज द जिनकी रक्षा करनी थी। भले हाई राइचस पाथ में बहुत सारे गु इमॉर्टल्स दी, उन्हें अलग अलग जगहों की रक्षा करनी पड़ती थी। आखिर में सिर्फ इन लोगों को ही भेजा जा सका। इसके विपरीत डेमोनिक पाथ और अकेले कल्टिवेटर्स को ऐसी कोई समस्या नहीं थी। एक और कारण था, सुपर फोर्सेस के पास बड़ी संपत्ति थी, उनके नीचे मॉर्टल फोर्सेस थी। वो अकेले डेमोनिक इमॉर्टल्स और अकेले इमॉर्टल्स के प्रति काफी सहनशील थे। जब तक उनके लाभ को छुआ नहीं जाता, वो लड़ाई नहीं करते थे। गु इमॉर्टल्स को मारना आसान नहीं था। अगर दुश्मनी हो जाती तो वो उनके इलाकों पर हमला करने जाते। ये सुपर फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा सर दर्द होता। जैसा कि कहावत है, जिसके पास खून को कुछ नहीं, उस गिरने का डर नहीं होता। दूसरी तरफ अनफेटेड स्कॉलर और पी शुईहे ने एक विजेता तय कर लिया था। पी शुईहे के पास एक बिल्कुल नया इमॉर्टल किलर मूव था, लेकिन वो अनफेटेड स्कॉलर के ट्रेडमार्क किलर मूव 1000 डिसइंटीग्रेशंस का मुकाबला नहीं कर सका। पी शुईहे ने गुस्से से सांस ली, बिना हिचकिचाए वहां से सीधे चला गया। सिर्फ कुछ आम रिसोर्सेस के लिए पूरी ताकत लगाना बेकार था। भले हाई डेमोनिक पाथ गु इमॉर्टल्स आजाद द, वो अक्सर अकेले काम करते द। जब आपदाएं और मुसीबतें आती, उन्हें खुद पर निर्भर रहना पड़ता था। वो राइचस पाथ फोर्सेस की तरह नहीं द जिनके ट्राइब्स में गु इमॉर्टल्स होते द जिन पर वो भरोसा कर सके और उनसे मदद मांग सके। इसलिए डेमोनिक पाथ गु इमॉर्टल्स और अकेले इमॉर्टल्स अपनी आपदाओं और मुसीबतों को लेकर बहुत सतर्क रहते द। वो अक्सर लड़ाई की लागत का हिसाब लगाते द। रिसोर्सेस के लिए लड़ना ठीक था, लेकिन अगर इमॉर्टल एसेंस का खर्चा बहुत ज्यादा होता तो वो हारने वाले सौदे को आगे नहीं बढ़ते। आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड के आसमान में इमॉर्टल गु हाउस गोल्डन डॉन हॉल अभी भी अपनी जगह पर तैर रहा था, चमकते सुनहरे रोशनी के साथ। गोंग ट्राइब और बाइजू ट्राइब के गु इमॉर्टल्स ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था। वो हॉल के अंदर बात कर रहे थे। गोंग ट्राइब का गोंग पहले से ही बेचैन था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। आमतौर पर जिक्र करते हुए, सब लोग आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड के जमीनी रिसोर्सेस के लिए लड़ रहे हैं, वहां शायद ही कुछ बचा हो। क्या आपकी ट्राइब अभी तक अंदर नहीं जा रही है?
बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स ने एक दूसरे को देखा, सर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए। आयन ईगल, ब्लेस्ड लैंड के अंदर कीमती रिसोर्सेज आसमान में हैं। हे ट्राइब के गू इमॉर्टल्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, लड़ाई अभी सिर्फ बीच के स्टेज में है। गोंग हैरान और अचंभित था। भले ही ये बाइजू ट्राइब अब राइचस पाथ में थी, हेवनली लॉर्ड बाइजू द्वारा संरक्षित, इसकी नींव हुआंग जिन ट्राइब से तुलना नहीं कर सकती थी। इस वक्त बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स शांत और संयमित बिहेव कर रहे थे, बिना किसी बेचैनी या जल्दी के। ये सच में उलझन भरा था। चैप्टर 1107 हे ट्राइब की बड़ी लड़ाई 3/3 चौथा। पीकॉक फ्लाइंग इमॉर्टल हीरो ने एक और आयन क्राउन ईगल को गिरा दिया। वो बहुत खुश महसूस कर रही थी। डेसोलेट बीस्ट आम नहीं थे। नॉर्दर्न प्लेन्स के दास बड़े भयानक इलाकों में डेसोलेट बीस्ट झुंड में रहते थे। कुछ हाईगू इमॉर्टल्स उनमें जाने की हिम्मत करते थे, और जंगली आयन क्राउन ईगल्स और ही ट्राइब द्वारा पाले गए ईगल्स की बैटल स्ट्रेंथ अलग थी। और क्योंकि पीकॉक फ्लाइंग इमॉर्टल के पास अच्छी बैटल टैक्टिक्स थी, उसने बड़ी जीत हासिल की, 4 आयन क्राउन ईगल्स को पकड़ लिया। हे ट्राइब आयन क्राउन ईगल्स पालने के लिए मशहूर है। मैं सच में हैरान हूं कि उन्होंने यहां इतने सारे आयन क्राउन ईगल्स कैसे पाले। हीरोओं ने आ भरते हुए आसमान की तरफ देखा। आसमान में अभी भी बड़ी संख्या में आयन क्राउन ईगल्स उड़ रहे थे। वो एक बड़ा झुंड थे। हीरोओं का 4 पकड़ना यूएस झुंड के लिए कुछ भी नहीं था। अजीब बात है, हे ट्राइब के गू इमॉर्टल्स शुरू से ही सामने नहीं आए हैं। मेरे 4 आयन क्राउन ईगल्स पकड़ने के बाद भी उन्हें कोई परवाह नहीं। हीरोओं सतर्क थी, वो जीत की खुशी में बहक नहीं गई थी। अचानक एक जोर की आवाज आई। हवा और बिजली में लिप्त एक साया ईगल ग्रुप की तरफ बढ़ा। हीरोओं की पुतलियां सिकुड़ गई। उसने इस शख्स को पहचान लिया। ये नूरगू है। अब उनकी मुसीबत आने वाली है। नूरगू नूअर ट्राइब से था, हुआंग जिन ब्लड लाइन का हिस्सा और एक सुपरफोर्स। नूरगू का सर छोटा और पेट बड़ा था। उसका शरीर अजीब था। उसकी ऊन बाहर निकल रही थी, जबकि उसके हाथ पैर तिनके जैसे सूखे थे। उसकी स्किन पीली थी जैसे कोई बीमार आदमी हो। उसके चेहरे पर गुलाबी रंग का कोई निशान नहीं था, लेकिन दिखावट धोखा दे सकती थी। वो रैंक 7 गू इमॉर्टल्स में एक मशहूर एक्सपर्ट था। वो डेमोनिक पाथ में अनफेटेड स्कॉलर और पीशुई के लेवल पर था। नूरगू के हमले ने आयन क्राउन ईगल ग्रुप को गुस्सा दिला दिया। तुरंत 50 से ज्यादा आयन क्राउन ईगल्स उसकी तरफ लपके। नूरगू चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि वो इतना ध्यान खींचेगा। ईगल ग्रुप ने हमला किया, बड़ी परछाइयां डाली और नूरगू की नजर को ढक दिया। संकट के पाल में नूरगू ने अपना सिग्नेचर इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया। उसका शरीर तेजी से फूल गया, ओरिजिनल से 6 गुना बड़ा हो गया, जिससे नूरगू एक बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट औरत जैसा लगने लगा। नूरगू ने अपना हाथ बढ़ाया, अपने पेट पर थपथपाया। बूम! एक जोर की आवाज के साथ बड़ी साउंड वेव्स ने ईगल ग्रुप की हरकत को रोक दिया। बूम बूम बूम! 3 बड़े धमाके हुए। साउंड वेव्स एक के बाद एक फैली। ईगल ग्रुप की गति रुक गई। उनका फॉर्मेशन अजीब और अस्त व्यस्त हो गया। नूरगू गुर्राया और आसपास के आयन क्राउन ईगल्स को तुरंत चक्कर आने लगा। इसके बाद वो तेजी से इन ईगल्स के बीच के गैप से दूर उड़ गया, उनके घेरे से निकल गया। ईगल ग्रुप ने कुछ देर पीछा किया, फिर अपनी असली जगह पर लौट आए। नूरगू जमीन पर उतर चुका था। वो पसीने से भीगा हुआ था। जब उसने आसमान की तरफ देखा, उसका पेट अब सिकुड़ चुका था, लेकिन उस अभी भी कुछ डर महसूस हो रहा था। एक तरफ से एक आवाज सुनाई दी, नूरगू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नूरगू ने देखा। उसने देखा कि वो शख्स 8 फीट से लंबा था। उसकी ऊँगली लाल और स्किन गहरी नीली थी, बाल जामुनी और दांत न्यूकीले थे। नूरगू ने ठंडी सांस ली। ताना मारना बैंड करो, ग्वानचू। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी तरह अंदर घुसो। ग्वानचू ने हंसकर कहा, 2 मुठ्ठियां 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। तुम। नूरगू गुस्से में था। उसने ग्वानचू को घूरा। उसकी ऊँगली से आग निकल रही थी। ग्वानचू ने ठंडी हंसी हंसी, उस निडरता से घूरता रहा। नूरगू एक मशहूर राइचस पाथ रैंक 7 एक्सपर्ट था, साउंड पाथ कल्टिवेट करता था। ग्वानचू उससे कमजोर नहीं था, वो ट्रांसफॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करता था। दोनों ग्वान ट्राइब और नूअर ट्राइब के गू इमॉर्टल्स उनका बैकग्राउंड भी उतना ही मजबूत था जैसा कि एक मशहूर एक्सपर्ट से उम्मीद थी। भले ही वो परेशान दिख रहा था, उस कोई चोट नहीं आई है। हीरोओं ने सब कुछ देखा। उसने जल्दी से अपनी नजर हटा ली। नूरगू यहां है और ग्वानचू का ध्यान भी इन आयन क्राउन ईगल्स पर है। इसका मतलब है कि जमीन पर रिसोर्सेज लगभग खत्म हो चुके हैं। हीरोओं चुपके से पीछे हट गई।
वो सिर्फ एक डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल थी जिसका कल्टिवेशन लेवल रैंक 6 था। वो इंडू राइचस पाथ एक्सपर्ट्स के इतने करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड की लड़ाई आग की तरह बढ़ती रही। हर तरह की अलग अलग स्केल की लड़ाइयां हो रही थी। कुछ लड़ाइयां जीत और हार के साथ खत्म हुई, जबकि कुछ लड़ाइयों में मौत हुई। कुछ ने बहुत कुछ हासिल किया, जबकि कुछ बुरी तरह से घायल होकर भाग गए। ब्लेसड लैंड की जमीन पर रिसोर्सेज कम हो रहे थे। कुछ नीचे के दर्जे के गू इमॉर्टल्स या तो मर गए या घायल हो गए। कुछ ने समझदारी से पीछे हटने का फैसला किया, जबकि कुछ के पास अपनी जान बचाने के तरीके वो कहीं छुप गए और शांति से सिचुएशन को देख रहे थे। ज्यादा से ज्यादा गू इमॉर्टल्स ने अपना ध्यान आसमान में लगाया। अनगिनत लालची नजरें आसमान में आयन क्राउन ईगल ग्रुप पर घूम रही थी। साथ ही अनछुपे हुए गोल गेंद जैसे लकड़ी के बांस के घोंसलों पर जो ईगल ग्रुप ने छुपा रखे थे। ईगल ग्रुप का स्केल बहुत बड़ा था। यही ट्राइब की सालों की मेहनत थी। उन्होंने इस पर इतना समय, मेहनत और दौलत खर्च की थी। यह आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड के सबसे कीमती रिसोर्सेज में से थे। नूरगू जैसे लोग भी आयन क्राउन ईगल्स के हमलों को रोक नहीं सकते थे। संख्या बहुत ज्यादा थी। ऑफ कोर्स, ये इसलिए भी था क्योंकि नूरगू इमॉर्टल एसेंस बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसकी गोल्डफिश जैसी एली नीचे देख रही थी। ज्यादा से ज्यादा गू इमॉर्टल्स को देखकर उसने चिल्लाया, आयन क्राउन ईगल्स बहुत ज्यादा हैं। हे ट्राइब के गू इमॉर्टल्स अभी तक सामने नहीं आए हैं। हम सबको आगे बढ़कर इस ईगल ग्रुप को आपस में बांट लेना चाहिए। मैं सहमत हूं, अनफेटेड स्कॉलर ने सबसे पहले जवाब दिया। दोनों राइचस पाथ और डिमोनिक पथ में थे, लेकिन इस सिचुएशन में वो एकमत हो गए। उन्हें पहले ईगल ग्रुप से निपटना चाहिए और फायदा उठाना चाहिए। ईगल ग्रुप बड़ा था, गू इमॉर्टल्स बहुत दी। अगर वो मिलकर काम करते तो यह आयन क्राउन ईगल्स उनके लिए आसान शिकार थे। किसी ने पहले वार किया, जिससे इमॉर्टल्स और ईगल्स के बीच लड़ाई शुरू हो गई। बड़े हमले किए गए, जिससे जबरदस्त लड़ाइयां हुई। ईगल्स तेजी से चीख रहे थे, जबकि इंसान भी जोर से चिल्ला रहे थे। हर एलिमेंट के हमले किए गए, बिजली चमकी जबकि सुनहरी रोशनियां झिलमिलाई। ब्लेसड लैंड के बाहर गोंगर गोल्डन डॉन हॉल के अंदर बैठा नीचे देख रहा था। उसकी नजर में रेनबो रंग के आतिशबाजी थी जो पूरे आसमान को ढके हुए थी। लेकिन आतिशबाजी में तेज मारने का इरादा था। कभी कभी आयन क्राउन ईगल्स मर रहे थे, उनके शरीर टुकड़ों में कट गए थे, जबकि कुछ आयन क्राउन ईगल्स को पकड़ भी लिया गया था। गोंगर की आग चमक उठी। राइचस पाथ, डिमोनिक पाथ और अकेले इमॉर्टल्स के बीच की लड़ाइयों के सीन्स को वो चुपके से छुपे हुए गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड कर रहा था। ये एक कीमती इंटेलिजेंस थी। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के तबाह होने के बाद से नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स ने बड़ी संख्या में इमॉर्टल गू हासिल किए थे। कीन बाई शेंग ने ऑक्शन रखा, जिसके बाद गू इमॉर्टल्स को अपने मनपसंद रिसोर्सेज माइल। कुछ समय अडेप्ट करने के बाद कई गू इमॉर्टल्स ने नए तरीके सीख लिए थे। उनकी बैटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई थी। गोंगर जैसा काम करने वाले गू इमॉर्टल्स कम नहीं थे। सबका इरादा एक ही था। इंटेलिजेंस बहुत जरूरी थी, चाहे वो दूसरी सुपर फोर्सेस हो या अकेले गू इमॉर्टल्स। ज्यादातर मामलों में ये जानना कि आपके दुश्मन के पास कौन सा इमॉर्टल गू है, इसका मतलब था कि आप उनका तोड़ ढूंढ सकते हैं। भले ही आपके पास कोई तरीका ना हो, फिर भी उनसे सतर्क रहना अच्छा था। गू इमॉर्टल्स आयन क्राउन ईगल से लड़ते हुए ऑब्जर्व कर रहे थे, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे। जबरदस्त लड़ाइयों के नीचे साजिशों और चालों की लहरें थी। गू इमॉर्टल्स खुद का और अपने दुश्मनों का आकलन कर रहे थे। ऐप के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में अपनी स्थिति को कंफर्म कर रहे थे। इस कल्टिवेशन के दौर के बाद क्या वो दूसरों के मुकाबले मजबूत हुए या कमजोर? किसे बुली किया जा सकता है, जबकि किससे पंगा नहीं लिया जा सकता? आयन क्राउन ईगल्स तो अभी के लिए मटेरियल फायदा जबकि इंफॉर्मेशन एक लॉन्ग टर्म फायदा था। गोंगर ने कुछ देर देखा, उस और भी ज्यादा बेचैनी महसूस हुई। उसके पास बैठे 3 बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स हे ट्राइब के हेडक्वार्टर्स में लड़ाई शुरू होने के बाद से बिल्कुल भी नहीं हिले थे। अभी वो गोंग ट्राइब का गोल्डन डॉन हॉल लाया था ताकि बड़ा फायदा उठा सके, तभी इस ट्रिप का मतलब बनता। गोंगर से और बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने नीचे इशारा किया, अपने साथ आए गू इमॉर्टल्स से कहा, आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड को नुकसान हो रहा है, 1000 से ज्यादा कमजोरियां बन गई हैं। लेकिन अब तक एक भी ही ट्राइब गू इमॉर्टल सामने नहीं आया है, ये बहुत अजीब है। नीचे जाओ और हमारे साथियों की मदद करो, और ही ट्राइब की साजिश से पहले ही उन्हें रोक दो। हम गोंग ट्राइब के लोग राइचस पाथ के लीडर्स हैं, हमें अपने एलाइज की रक्षा करनी होगी। जी। डू गोंग ट्राइब गू इमॉर्टल्स ने तुरंत एक्शन लिया। 3 बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स वहां बैठे मन ही मन हंस रहे थे।
इस हे ट्राइब की लड़ाई का नतीजा शुरू से ही तय था। भले ही कुछ अजीब हो जाए, कोई खतरा नहीं था। गोंग ट्राइब के गू इमोर्टल्स ने अपने फायदे के लिए ऐसा किया, उनके स्वार्थी इरादे द, लेकिन वो अभी भी महान और निस्वार्थ होने का नाटक करना चाहते थे। उसी समय आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड के सबसे ऊंचे इलाके में हे ट्राइब के गू इमोर्टल्स इकट्ठा द, वो लड़ाई को देख रहे थे। उनके मन भारी थे और चेहरे बिगड़े हुए थे। वो अब तक एक्शन क्यों नहीं ले रहा? इस स्टेज पर उसने अभी तक कुछ नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा एग्रीमेंट कैंसिल हो गया? कुछ ही ट्राइब गू इमोर्टल्स ने ये पूछा, बेचैन महसूस करते हुए। उसने पहले हाय हामी भर दी थी। उसके स्टेटस को देखते हुए वो एग्रीमेंट से पीछे नहीं हटेगा। पहले देखते हैं। हमने 3 लेयर्स ऑफ डिफेंस लगाई है। आयरन क्राउन ईगल ग्रुप तो सिर्फ पहली है। हे ट्राइब के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर और सेकंड सुप्रीम एल्डर ने कहा, इमोर्टल्स को शांत करते हुए। हीरो एक डेसोलेट बीस्ट मोर में बदल गई, अपने पंख फैलाए और 3 आयरन क्राउन ईगल्स से लड़ रही थी। ये बड़े बैटलफील्ड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था और वो अनगिनत दूसरों के बीच सिर्फ एक मामूली गू इमोर्टल थी। रैंक 8 की अनुपस्थिति में रैंक 7 एक्सपर्ट्स सबसे मजबूत द, कुछ रैंक 6 एक्सपर्ट्स किनारे पर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक अजीब सी खुशबू आई। हीरो का दिल उछाल गया। उसने जल्दी से अपनी सांस रोक ली। मुझे जहर दिया गया है। ये महसूस करते हुए हीरो ने जल्दी से अपने हीलिंग गू वॉर्म्स का इस्तेमाल किया। 3 आयरन क्राउन ईगल्स चिल्लाए। एक पाल में वो कोई ताकत नहीं लगा पा रहे थे। वो कमजोरी से जमीन पर गिर गए। एक साया आसमान में उड़ा, इन 3 आयरन क्राउन ईगल्स को पकड़कर अपने इमोर्टल एपर्चर के अंदर भर लिया। यह ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन था। वो शैतानी हंसी हंसा। जामुनी गैस उसके चारों तरफ घूम रही थी। 3 आयरन क्राउन ईगल्स को इकट्ठा करने के बाद उसने हीरो को एक बुरी मुस्कान के साथ देखा। हीरो का दिल कांप गया। उस अपना शरीर ठंडा पड़ता हुआ महसूस हुआ। ही छोरी, मेरे साथ आ जा। ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन ने हीरो की तरफ हवा फूंकी। हीरो ने अभी अभी अपने शरीर में जहर को दबाया था कि अचानक उसने अपने शरीर पर कंट्रोल खो दिया। उस कमजोरी महसूस हुई और ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन के दूर से फूंक मारने के बाद जमीन की तरफ गिरने लगी। मैं बहुत लालची हो गई थी। मैं और आयरन क्राउन ईगल्स हासिल करना चाहती थी और अपना ज्यादा ध्यान अन पर लगा दिया। आसपास को नजरअंदाज कर दिया और ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन ने चुपके से हमला कर दिया। ये देखते हुए कि वो ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन द्वारा पकड़ी जाने वाली थी, हीरो ने गहरी निराशा महसूस की। इसी पाल एक तलवार की रोशनी उड़ती हुई आई। तलवार की रोशनी बिजली जैसी तेज थी। वो हिम्मत से ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन के शरीर के आर पार हो गई, इससे पहले कि 100 कदम डोरनायन पिंगजी में बदल जाए। ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन गुस्से से फट रहा था। छोटे बदमाश, तू अभी भी मुझसे पंगा ले रहा है। चैप्टर 1108 दुखांत उसके दखल की वजह से हीरो अपने जहर को दबाने में कामयाब हो गई और जल्दी से भाग निकली, आजादी हासिल कर ली। नायन पिंगजी का शरीर फटा हुआ था। उसका एक हाथ गलकर सिर्फ हड्डियां बची थी। उसका चेहरा जामुनी हो रहा था। उस गहरा जहर दिया गया था। लेकिन उसने अपना सर उठाया और ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन को देखा। घमंड से कहा, जब तक जीतने वाले का फैसला नहीं हो जाता तुम यहां से नहीं जा सकते। ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन गुस्से में था, लेकिन उसके गुस्से में अफसोस भी था। उसने इस साइको को क्यों अपनी तरफ खींच लिया? हर पीढ़ी में हर स्वॉर्ड चाइल्ड पागल होता है, लेकिन ये वाला बाकियों से भी ज्यादा पागल है। डोर नायन फू ने अपना सर हिलाया, अपने मोटे छोटे हाथ लहराते हुए। एक आयरन क्राउन ईगल डर से चीखा। उसने डेस्परेशन से अपने पंख फड़फड़ाए, भागने की कोशिश की, लेकिन स्पेस पथ की शक्ति से आयरन क्राउन ईगल गायब हो गया। बिना किसी विरोध के नियन फू के इमोर्टल एपर्चर में चला गया। ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन का तरीका बेहद क्रूर था। उसने नियन पिंगजी पर हमला किया, लेकिन उसका ज्यादा ध्यान अभी भी चुपके से नियन फू पर था। नायन पिंगजी का कल्टिवेशन लेवल रैंक 6 था। भले हाई यूज स्वॉर्ड सेंट की सच्ची विरासत का एक हिस्सा मिला था, वो ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन जैसे रैंक 7 एक्सपर्ट का मुकाबला नहीं कर सकता था। नायन पिंगजी अब तक इसलिए जिंदा था क्योंकि नियन फू डोर से हाई उसकी मदद कर रहा था। नायन फू एक स्पेस पाथ गू इमोर्टल था। उसका कल्टिवेशन लेवल गहरा था। उसके पास अनगिनत तरीके थे। वो हर जगह से रिसोर्सेज लूट रहा था, एक बड़ी दौलत कमा रहा था, जबकि नियन पिंगजी को प्रोटेक्ट कर रहा था। ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन को कोई जानलेवा वार करने से रोक रहा था। ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन को और भी ज्यादा अफसोस होने लगा। अभी एक ऐसा अनमोल मौका था जो 100 साल में एक बार मिलता है, लेकिन वो यहाँ एक गू इमोर्टल से लड़ रहा था, जबकि दूसरे लोग हर जगह से रिसोर्सेज लूट रहे थे।
ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन मशहूर था और उसका बैकग्राउंड गहरा था। उसने एक बार जिंदा इंसान के रूप में ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में उन्हें धोखा दे दिया। नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस ने यूज पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। नायन पिंगजी और ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन लेड लड़ाई समय के साथ और भी गर्म होती गई। भले ही वो जीत नहीं सकता था, लेकिन वो इस लड़ाई से मशहूर हो गया था। ए फ्लैट से नॉर्दर्न प्लेन्स का गू इमॉर्टल वर्ल्ड जानेगा कि नियन ट्राइब ने एक ऐसा अद्भुत जीनियस पैदा किया है। असल में दूसरी सुपर फोर्सेस के गू इमॉर्टल्स एक डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल से इतनी बुरी तरह से दुश्मनी नहीं करते, लेकिन नियन ट्राइब अलग थी। यह हुआंग जिन ब्लडलाइन ट्राइब दूसरी हुआंग जिन सुपर ट्राइब से अलग थी। उनके कबीले के लोग ब्लेस्ड लैंड्स या ग्रोटो हेवंस में रहते थे। उन्होंने नॉर्दर्न प्लेन्स की बहरी दुनिया में कोई इलाका कब्जा नहीं किया था। इस तरह उन्हें ज्यादा चिंता नहीं थी। भले ही कोई डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल अन पर हमला करना चाहे, वो नहीं कर सकते थे। आखिरकार इमॉर्टल एपेचेस में घुसने के बहुत कम तरीके थे। भले ही कोई अंदर घुस भी जाए, वो दुश्मन के इलाके में होंगे, वो अंदर अपना बहुत सारा एडवांटेज खो देंगे। जवानी सच में कमाल की चीज है। नायन फू ने आह भरी। उसने एक बूढ़े टोन में कहा, लेकिन उसका चेहरा एक मोटे लड़के जैसा था। ये सच में एक अजीब नजारा था। सिर्फ ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन हाई उसकी भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। इस लड़ाई के दौरान नायन फू ने दर्जनों बार हमला किया था। ना सिर्फ उसने नियन पिंगजी की जान बचाई, बल्कि उसने चुपके से ओल्ड मॉन्स्टर कॉप्स पॉइजन को कई बार सफलतापूर्वक घायल भी किया। कई आयन क्राउन ईगल्स को फिर से पकड़ने के बाद नायन फू की नजर साफ हो गई। एक बड़ा गोल गेंद जैसा लकड़ी का बांस का घोंसला हवा में तैर रहा था, बिना किसी डिफेंस के। मैंने सुना था कि ही ट्राइब के पास पालन पोषण का ये खास तरीका है। वो किसी तरह का मेटल या और इस्तेमाल करते हैं, इमॉर्टल मटेरियल्स, जो आयन क्राउन ईगल्स की प्रजनन दर को बढ़ा सकते हैं और उनके विकास की दर को तेज कर सकते हैं। इस घोंसले में किस तरह के कीमती इमॉर्टल मटेरियल्स होंगे? नायन फू हिलने हाय वाला था कि अचानक उसका चेहरा जम गया। एक साया तूफानी हवा की तरह हिला, उसके सामने घोंसले से बाहर उड़कर तेजी से होराइजन की तरफ निकल गया। डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल हुई फंगजी। ये एक रैंक 7 विंड पाथ एक्सपर्ट था, जिसे नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे तेज शख्स के रूप में जाना जाता था। यहां तक कि याओ हुआंग भी उस रोक नहीं सकता था। उसने पहले शैडो सेक्ट ज्वाइन किया था, फिर हेवनली कोर्ट के सामने झुक गया। एक गद्दार के रूप में उसकी पहचान अभी तक सामने नहीं आई थी। अफरा तफरी से भरी सिचुएशन में हुई फंगजी हवा की तरह आजादी से घूम सकता था। ना सिर्फ वो तेज था, बल्कि फुर्तीला भी। उसने विंडपथ के सबसे बड़े फायदे को उसकी हद तक दिखाया। जल्दी ही नायन फू ने देखा कि हुई फंगजी ने आसानी से अनगिनत बाधाओं को पार किया और एक दूसरे बास के घोंसले में घुस गया। साई, ये लड़का मेरी किस्मत के आड़े आ रहा है। नायन फू ने नियन पिंगजी को देखा, आसमान की तरफ जोर से आह भरते हुए। इंसानों और बाजों के बीच की लड़ाई खत्म होने को आई। आयन क्राउन ईगल्स की संख्या कम हो गई। सभी गोल गेंद जैसे लकड़ी के बास के घोंसलों पर गू इमॉर्टल्स ने कब्जा कर लिया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यह रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल डोमिनेशन कॉपर है। गू इमॉर्टल शीहू ने खुशी से चिल्लाया। उसने बड़ी जीत हासिल की थी। ये कमबख्त हुई फंगजी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज छीनने की? मेंगजी गुस्से में था। उसने उड़ते हुए हुई फंगजी को घूर कर देखा। हुई फंगजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस बहुत परेशानी महसूस हुई। उसने यूएस बास के घोंसले को छुआ नहीं था। ऐसा लगता था कि कोई जो पहले ही अंदर घुस चुका था, उसने इल्जाम यूएस पर लगा दिया। गोल गेंद जैसे लकड़ी के बास के घोंसलों के अंदर हर एक में रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल्स द या तो मेटल्स या ऑज, और वो बड़ी मात्रा में थे। गू इमॉर्टल्स ने बड़ी जीत हासिल की। उनके चेहरों पर खुशी दिख रही थी। ये सच में एक दावत थी। वो ही ट्राइब की सारी मेहनत लूट रहे थे। गू इमॉर्टल जितना मजबूत, उतना ही बड़ा फायदा। गू इमॉर्टल वर्ल्ड में जंगल का कानून यहां पूरी तरह से दिख रहा था। हे ट्राइब के गू इमॉर्टल्स मौत की खामोशी में थे। उन्होंने अनगोल गेंद जैसे लकड़ी के बास के घोंसलों को देखा जो धुएं से भर गए थे। कुछ जमीन पर गिर गए थे, कुछ बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गए थे, हवा में घूम रहे थे। ये घोंसले ही ट्राइब का गर्व थी, उनकी शक्ति का प्रतीक। लेकिन अब उन्हें कुचला जा रहा था और छीना जा रहा था। गुस्सा, अपमान, नफरत, डर, हर तरह की भावनाएं इन्हें ट्राइब गू इमॉर्टल्स में थी। वो लगभग सांस नहीं ले पा रहे थे। बहुत हुआ। एक ही ट्राइब गू इमॉर्टल अचानक खड़ा हो गया। उसका शरीर विशाल था। उसने गुस्से से भरी नजरों से इधर उधर देखा और फर्स्ट सुप्रीम एल्डर पर अपनी नजर टिका दी।
हम कब तक इंतजार करेंगे? तुम यूएस पर भरोसा कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? उसने जानबूझकर हमसे हामी भरी थी ताकि हम एग्रीमेंट के अनुसार रिसोर्सेज ना रखें। हम ब्लेस्ड लैंड के अंदर फंस गए हैं और बाहर नहीं जा सकते। ये एक साजिश है, वो हमसे खेल रहा है। सब लोग, तुम्हारा साहस कहाँ है? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? तुम्हें नफरत महसूस नहीं हो रही? क्या हम यहां बैठकर मौत का इंतजार करेंगे या बाहर जाकर हिम्मत वाले हीरोज की तरह लड़ेंगे? ये हमारा घर है, लेकिन अब ये बाहर वाले इसे लूट रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। टाई शेंग, सेकेंड सुप्रीम एल्डर का चेहरा अजीब था। उसने इस गुस्से में भरे ही ट्राइब गो इमॉर्टल को पुकारा। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, कुछ तो बोलो। ही टाई शेंग ने ही ट्राइब के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को एक एडिग निगाह से देखा। सबने फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की तरफ भी देखा। हे ट्राइब का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इस सिचुएशन में रिसोर्सेस सिर्फ भरी चीजें हैं, तो क्या हुआ अगर हम उन्हें छोड़ दें? अगर हमें उसकी मदद नहीं मिली तो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारी कोई जगह नहीं होगी। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। ही टाई शेंग ने यह सुना और उसका शरीर कांप गया। उसने एक गहरी सांस ली, अपने शरीर को स्थिर किया। एफ्लैट्यूज गुस्सा नहीं, सिर्फ गहरा दुख महसूस हो रहा था। सीनियर्स, मेरी विनम्र राय में मुझे लगता है कि लॉर्ड ही टाई शेंग सही हैं। इस बार हे ट्राइब के एक रैंक 6 गु इमॉर्टल ने कहा। मेरी भी यही राय है। अगर हम अब नहीं लड़ेंगे तो कब तक इंतजार करेंगे? सबसे बुरा तो मौत ही है। और भी ही ट्राइब गु इमॉर्टल्स खड़े हो गए। ही टाई शेंग ने यह देखा और उसे एक मजबूत आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसकी निगाहों में फिर से तेजी आ गई। तुम लोग। सेकंड सुप्रीम एल्डर हैरान था। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर चुप रहा। ही टाई शेंग अचानक जोर से हंसा। 3 लेयर्स ऑफ डिफेंस? भले ही हमारे पास 30 लेयर्स ऑफ डिफेंस हो, इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? चलो इन दुश्मनों का सामना करते हैं। हे ट्राइब की शान को कैसे दाग लग सकता है? हे ट्राइब के रिसोर्सेज लेना इतना आसान नहीं। वो इसकी कीमत खून और अपनी जान से चुकाएंगे। ही टाई शेंग ने बड़े कदम आगे बढ़ाए। वो मुड़ा और हॉल से चला गया। साथ ही ट्राइब गु इमॉर्टल्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो दृढ़ चेहरों के साथ उसके पीछे चल दिए। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, आप उनसे बात नहीं करेंगे? थर्ड सुप्रीम एल्डर बेचैन था। भूल जाओ, उन्हें जाने दो। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने आ भरी, वो जैसे 100 साल बूढ़ा हो गया हो। हे ट्राइब की पहली लेयर ऑफ डिफेंस टूट चुकी थी। आयरन क्राउन ईगल्स या तो मर चुके द, घायल थे, या पकड़े जा चुके द, कोई नहीं बचा था। गु इमॉर्टल्स आसमान में और ऊंचा उड़े, ड्रैगन ईगल्स को देखते हुए। बड़ी संख्या में ड्रैगन ईगल्स ने दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस बनाई हुई थी। इतने सारे ड्रैगन ईगल्स, किसी की ईर्ख चमक उठी। भले हाई ड्रैगन ईगल्स आयरन क्राउन ईगल्स जितने ज्यादा नहीं हैं, फिर भी ये एक बड़ी दौलत है। किसी ने टिप्पणी की, कुछ बेचैन गु इमॉर्टल्स ने पहले ही हमला करना शुरू कर दिया था। गु इमॉर्टल्स ने हौंफना शुरू कर दिया, कुछ हैरान द, उन्हें कुछ अजीब लगा। ये ड्रैगन ईगल्स नॉर्मल नहीं हैं। सही कहा, मैंने पहले भी डेसोलेट बीस्ट ड्रैगन ईगल्स से मुकाबला किया है। उनसे निपटना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? इन ड्रैगन ईगल्स में ज्यादा जान है और रफ्तार भी तेज है। क्या वो पुरानी अफवाह सच थी? इमॉर्टल्स को इससे याद आया, 50 से 7 साल पहले नॉर्दर्न प्लेन्स के गु इमॉर्टल वर्ल्ड में अफवाहें थी कि ही ट्राइब ने ड्रैगन ईगल्स को पालने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने डेसोलेट ईगल्स की एक बिल्कुल नई प्रजाति बनाई है। वो ड्रैगन ईगल्स जैसे दिखते थे, लेकिन अलग थे। ये ड्रैगन ईगल्स नहीं हैं, यह रेजोनेंस ईगल्स हैं। ये ईगल्स हे ट्राइब ने नहीं बनाए, ये मेरी कियाओ ट्राइब की मेहनत का फल थे। एक गु इमॉर्टल ने बहुत दुख के साथ कहा। सबने देखा, वो कियाओ डोंग था। वो एक राइचस पाथ गु इमॉर्टल था, कियाओ ट्राइब का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर। कियाओ ट्राइब हे ट्राइब की अधीनस्थ थी। बहुत पहले कियाओ ट्राइब हे ट्राइब से अलग होना चाहती थी, और उन्हें ही चेंग ने सबक सिखाया था, जो अन पर दबाव डालने गया था। कोई हैरानी नहीं कि कियाओ ट्राइब और ही ट्राइब में झगड़ा था। इसके पीछे बहुत सारी छिपी हुई बातें थी। इमॉर्टल्स के चेहरे अलग अलग थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। जंगल का कानून आखिरकार बहुत आम था। यह कियाओ डोंग हे ट्राइब के सपोर्ट की वजह से हाई इमॉर्टल बैन पाया था। एफ्लैट जब ही ट्राइब मुसीबत में थी, वो भी शामिल हो गया और आयरन ईगल ब्लेस्ड लैंड पर हमला कर दिया। ज्यादातर राइचस पाथ गु इमॉर्टल्स, हुवांगजिन ट्राइब्स के सुप्रीम एल्डर्स, ने कियाओ डोंग की तरफ ठंडी और दुश्मनी भरी नजरों से देखा। उन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेड़ करते हैं। लेकिन कियाओ डोंग के पीछे ल्यू ट्राइब का गु इमॉर्टल ल्यू जुएन शेन था। एक ही नज़र में यह साफ था कि कियाओ डोंग अब ल्यू ट्राइब के अंडर था।
लियू ट्राइब और ही ट्राइब के रिश्ते खराब द कियाओ ट्राइब हे ट्राइब की अधीनस्थ थी, लेकिन अब जब ही ट्राइब गिर रही थी, कियाओ डोंग लियू ट्राइब के पास चला गया। यह अजीब नहीं था। इस गद्दार को मौत मिलनी चाहिए। इसी पाल दूर से एक गरजती हुई आवाज आई। चैप्टर एंड।